शपथ ग्रहण से पहले मोदी की बड़ी बैठक, मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। शपथ की तैयारी और मंत्रिमंडल पर मंथन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अमित शाह के घर पहुंचे थे जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों की बैठक चल रही है। तो कल होगा शपथ ग्रहण, लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर जारी है। और इस बीच सबसे बड़ी जानकारी ये कि एक बड़ी बैठक, अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक में उनके साथ मौजूद हैं जेपी नड्डा और अमित शाह। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या रूपरेखा रहेगी सरकार गठन को लेकर और मंत्री पद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन हो रहा है, यह कहा जा रहा है इस बैठक में। क्योंकि अगर एनडीए के घटक दलों की बात की जाए तो एनडीए के घटक दलों की अपनी अपनी जो मांगे हैं वो भी जाहिर सी बात है निकल कर सामने आ रही है और सभी किस तरह से अपना शेयर मंत्रिमंडल में चाहते हैं, इसको लेकर अलग अलग बातें सोर्सेस के हवाले से निकल कर आ रही है। और इस सब को बैलेंस करना और जो मांगे रखी जा रही डिमांड, इसको कैसे पूरा किया जाए, इन सब को लेकर इस वक्त ये जो बैठक है वो चल रही है। और इससे पहले कल शाम जेपी नड्डा के घर पर, उनके आवास पर एनडीए के सहयोगियों से 1-to-1 चर्चा हुई है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं कि इस चर्चा में क्या खास रहा, क्या बातें निकलकर सामने आ रही। तो एनडीए के घटक दल के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मंथन में मौजूद थे। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू वो इस बैठक में थे, नीतीश कुमार थे, एकनाथ शिंदे और इसके अलावा चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद थे। एनडीए की बैठक में एचडी कुमारस्वामी और साथ ही साथ जयंत चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा थे और अजित पवार जो कल शाम जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। अब इसमें क्या खास रहा है बैठक में, एनडीए सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, इस पर बातचीत हुई है सभी एनडीए के घटक दलों के साथ। सहयोगियों के पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो क्या होगा इस पर भी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट को एक मंत्रालय देने की बात निकलकर सामने आ रही है। कल हुई इस बैठक में एनसीपी अजित गुट की बात की जाए तो उन्हें भी एक मंत्रालय देने पर चर्चा हुई है। तो यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो सहयोगी हैं बीजेपी के एनडीए में, उनके पास क्या मंत्रालय, कितने मंत्रालय, क्या पोर्टफोलियो जाता है, इन सब को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़े हुए हैं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। अमित शाह, जेपी नड्डा इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। आमोद, क्या जानकारी निकल कर आ रही है इस बैठक से? देखिए, कल जिस तरह से एनडीए घटक दलों की बैठक हुई और उसमें एक एक करके 1-to-1 मीटिंग किया था। जेपी नड्डा थे मौजूद, उसमें अमित शाह मौजूद थे, उसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे उसमें, और एक एक दल को बुलाकर उनकी क्या अपेक्षा है, क्या वो चाहते हैं, इसके लिए बैठक हुई थी। और उन्होंने अपने तरफ से जो बातें उसमें रखी और उनसे जो बातचीत हुई उसके आधार पर आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद हैं। तो कल जब जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसको किस तरह से सहयोगी दलों को एकोमोडेट करना है, बीजेपी के किस राज्य से कौन कौन उसमें हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर अभी माइंड स्टॉर्मिंग चल रहा है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि पार्टी का प्रोपोजिशन क्या होगा, एनडीए घटक दलों का प्रोपोजिशन क्या होगा, उसमें कंपोजिशन जो बनाया जाएगा उसमें कितने सांसदों पर एक मंत्री दिया जा सकता है या किस राज्य में मंत्री देने की अधिक आवश्यकता है, किसमें नहीं है, कास्ट कम्बिनेशन, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और उसके बाद आज एक तरह से उसको लॉक किया जाएगा और कल प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पे बुलाने का सिलसिला जब शुरू होगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से लोग मंत्री बन रहे हैं। हालांकि सहयोगी दलों को, उनके नेताओं को, उनके मुखिया को आज ज़रूर इंडिकेट कर दिया जाएगा, उनसे नाम जरूर मांग लिया जाएगा। लेकिन फ़ोन जो है ये उम्मीद की जा रही है कि कल चाय पे जो सुबह का हमेशा होता है, 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रधानमंत्री उन मंत्रियों को, उन नेताओं को बुलाते हैं और अपने यहाँ चाय पे आमंत्रित करते हैं और सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, मंत्रिमंडल कैसा होगा, ये आज और कल तक में तय हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शपथ ग्रहण के लिए भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। यह आपको बता दें कि कुल मिलाकर 7,000 लोगों को भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र, जो जानकारी सामने आ रही है। और ये निमंत्रण पत्र की कॉपी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपके सामने है। 7,000 लोगों को जो
शपथ ग्रहण समारोह होगा नरेंद्र मोदी का। इसके लिए निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति की तरफ से और राष्ट्रपति भवन में ही ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से जारी है। और ये आप देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण जिसमें साफ लिखा हुआ है 7:15 का वक्त कल शाम का और 9 जून की तारीख। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर जो बाकायदा इसमें बात सामने रखी गई है वो निमंत्रण पत्र भेजा गया है और इसमें आप जो तारीख है और जो वक्त है कल का वो भी आप देख पा रहे हैं। इसकी कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 7,000 लोग हैं जो कि उपस्थित रहेंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के प्रमुखों को भी न्योता दिया गया है। कौन कौन से देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं? नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को न्योता दिया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भी इसमें आएंगे और वो दिल्ली पहुंचेंगे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी मौजूद रहेंगे जो जानकारी सामने आ रही है। तो मालदीव, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि कल प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार इस समारोह में वो खुद मौजूद रहेंगे। और चलिए अब आपको बता दें कि मोदी सरकार के शपथ में कौन कौन विदेशी मेहमान शामिल होगा, कौन कौन से प्रमुख तौर पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। शेख हसीना की अगर बात की जाए तो वो कब दिल्ली भी पहुंच रही हैं, इसके बारे में भी जानकारी। 8 जून 12 बजे उनके दिल्ली पहुंचने का यानी कि आज ही का उनका कार्यक्रम है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। इसके बाद अगर बात करें अहमद अफीफ पर अगर बात करें तो वो भी आज ही 2:45 पर पहुंच जाएंगे जो कि सेशल्स के उपराष्ट्रपति है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू की बात करें तो वो कल यानी कि 9 जून को पहुंचेंगे। सुबह 9:05 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कल 9:05 यानी कि 9 जून को वो पहुंच जाएंगे कल सुबह। रानिल विक्रमसिंघे भी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो भी कल पहुंचेंगे यानी कि 9 जून को 11:30 बजे सुबह पहुंचने का कार्यक्रम। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की बात की जाए तो वो भी कल सुबह 11:30 बजे यानी कि 9 जून को पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें नेपाल के प्रधानमंत्री की, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो कि कल 9 जून को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आमोद, कैसी तैयारी नजर आ रही है? 7,000 मेहमान होंगे जिनको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो भारत के सहयोगी और जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री का ये अपना एक अलग तरीका है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से पहले शपथ ग्रहण पे भी अगर आप नज़र डालें तो जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके मुखिया को जरूर आमंत्रित करते हैं, उसमें से वो लोग आते भी हैं बाकायदा और यहाँ जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन कुल 7,000 जो अतिथि और विशिष्ट अतिथि बुलाए गए हैं उसको लेकर तैयारियाँ जोरों पर है। बीजेपी में अभी एक बैठक चल रही है और बैठक ये उन तैयारियों को लेकर है जो राष्ट्रपति भवन में कल कैसा व्यवस्था रहेगा, कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ उनको बैठाया जाएगा, किस तरह से कुर्सियों को सजाया जाएगा, किस जगह पे कौन बैठेगा, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के महामंत्रियों की बैठक बीजेपी दफ्तर में फिलहाल चल रही है, जिसको प्रमुखता कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं। तो बीजेपी काफ़ी तैयारी करती है। जब भी इस तरह का कभी भी घटना हो, जब भी कभी इस तरह का इवेंट हो तो उसको पूरे तरीके से तैयारी होती है और उसकी तैयारी जारी है। कल एक भव्यता और दिव्यता देने के साथ साथ जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है जो समाज के बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते रहे हैं, जो लुटियन दिल्ली को बनाने में जो नया डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनको उसमें बुलाया गया है। साथ ही कुछ समाज के वैसे लोग जिनको कहीं पूछा नहीं जाता है यानी ट्रांसजेंडर्स को बुलाया गया है। कुछ ऐसे लोग जो लाभार्थी हैं मोदी सरकार के, जो गरीब तबके के हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो ये एक तरह से इसमें सबको समाहित करने की कोशिश, 7,000 जो आमंत्रित लोग हैं उसमें समाज के हर तबके को समाहित करने की कोशिश की गई है। जो पहले से लोग आते रहे हैं, समाज के हर तबके को समाहित करने की पूरी कोशिश। कुल मिलाकर 7,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया और बड़ी बात यह है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंधों को भी और मजबूत बनाने
के भी संकेत साफ नजर आते, जैसे सभी जो पड़ोसी देश उनके राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आमोद। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता और खास इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के पास 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसजी कमांडोज को तैनात किया गया है और स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। जो जानकारी आ रही है, सीएपीएफ की 5 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और ये जो इंतजामात हैं वो न सिर्फ कल बल्कि 10 तारीख के लिए भी किए गए हैं। 2 दिन तक बेहद ही खास, कल यानी कि जब शपथ ग्रहण होगा और उसके अगले दिन भी बेहद ही खास सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे राजधानी दिल्ली में। तो मोदी का शपथ ग्रहण समारोह और कैसी सुरक्षा नजर आने वाली है दिल्ली में, किस तरह से किले में तब्दील कर दिया जाएगा, ये आप जरा देखिए। 3 लेयर सिक्योरिटी बाकायदा रहेगी। एनएसजी कमांडोज मौजूद रहेंगे, स्नाइपर्स को भी लगाया जाएगा। सीएपीएफ की 5 कंपनियां तैनात रहेंगी, मुस्तैद रहेंगे और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। तो इस तरह से एनएसजी कमांडोज, स्नाइपर्स, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस, ये अलग अलग जो लेयर्स हैं उनमें ये सिक्योरिटी रखी जाएगी, अरेंजमेंट रखा जाएगा। और इसके साथ साथ 9 और 10 तारीख को सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी लगाने का फैसला किया गया है। तो इस तरह से सुरक्षा का बेहद ही खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि हवाई जहाज, ड्रोन, पैराग्लाइडर ये सब कुछ नहीं उड़ान भरेंगे। ये पूरे जो इंतजामात हैं वो किए गए। रिमोट वाले विमान पर भी उड़ान भरने पर पाबंदी रहेगी। कुछ इस तरह से सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम नजर आने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां हो रही है, यह आपको बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रविवार को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 9000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सार्क देशों के शीर्ष नेता भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और इस लिहाज से दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को यह भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रही है ताकि राष्ट्रपति भवन में 9000 से ज्यादा अतिथि पूरी तरह सुरक्षित रहें। और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। जिन होटल में ये जो सार्क देशों के शीर्ष नेता आएंगे वहां के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनको बाकायदा एक स्पेशल रूट दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी द्वारका डीसीपी और साउथ वेस्ट डीसीपी और आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी के हवाले की गई है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं उन्होंने बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें ज्वाइंट सीपी और कई डीसीपीज को बुलाया गया और एक बार फिर सुरक्षा के बारे में पूरा पुख्ता इंतजाम के ऊपर चर्चा की गई है ताकि रविवार को सुरक्षा रहे। और इसी लिहाज से 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। पहले लेयर में दिल्ली पुलिस के जो जवान होंगे वो आउटर लेयर में तैनात होंगे, उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की जाएगी और सबसे इंटरनल लेयर पर राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा होगी। कुल 5 कंपनी अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के तकरीबन 25,000 कर्मियों को कार्यक्रम स्थल यानी राष्ट्रपति भवन और आसपास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो ड्रोन है उसका नई दिल्ली इलाके में कहीं भी इस्तेमाल कोई और नहीं कर पाएगा। पुलिस ड्रोन के जरिए नजर रखेगी। तमाम जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाती है शनिवार को दोपहर 12 बजे से ही। कार्यक्रम में आने के लिए जो सार्क देशों के शीर्ष नेता हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेशल्स के जो शीर्ष नेता हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर भी पूरी तरीके से सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। और उस बीच एक और आपको जानकारी दें, 15 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू होगा। जून के तीसरे हफ्ते से संसद सत्र, जो जानकारी सामने आ रही है, 22 जून तक खत्म हो सकता है पहला सत्र। शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। नया मंत्रिमंडल सत्र पर अंतिम फैसला करेगा, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है।
तो 18वीं लोकसभा पहले सत्र का शेड्यूल आ गया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। पहला सत्र कब होगा, सत्र का समापन कब होगा, ये पूरी जानकारी आप देखिए। 15 जून के आसपास जो सत्र की शुरुआत होगी और 22 जून के आसपास जो समापन है वो हो जाएगा। सत्र की फाइनल तारीख कब आएगी, ये मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी शपथ ग्रहण के बाद, इसमें यह तय होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, कैबिनेट की पहली बैठक में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यह सब कुछ तय कर लिया जाएगा। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस दौरान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति का जो संबोधन है वो भी होगा। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का पीएम परिचय कराएंगे। तो इस तरह से जो आगे का शेड्यूल है वो निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो बड़ी खबर यह कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक जारी है। दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक हो रही है। चुनाव के नतीजों की समीक्षा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। इंडिया अलायंस के लिए आगे की रणनीति क्या होने वाली है, यह सब कुछ तय किया जाएगा। आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होनी है और इसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज कांग्रेसी खेमे की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक इस वक्त हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अशोका होटल की। और इसके अलावा आज शाम की अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी आज बैठक होने वाली है। और वहीं CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। बैठकों में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया गया। बेरोजगारी, सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया, जो स्ट्रेटेजी निकलकर चुनाव में सामने आई है। इसके अलावा अमेठी, रायबरेली में प्रचार के लिए प्रियंका का धन्यवाद किया गया। प्रियंका गांधी का टीम के तौर पर काम करने के लिए सभी वरिष्ठ साथियों का धन्यवाद दिया गया। मणिपुर में न्याय यात्रा की जो शुरुआत हमने देखी थी, वहां पर दोनों सीटें जीती गई हैं, यह बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सामने आई। कुमार विक्रांत का हम रुख करते हैं। कुमार, कितना खास माना जाए इस बैठक को, कितना क्रूशल माना जाए, क्योंकि कई बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। विपक्ष का नेता कौन हो सकता है लोकसभा में, तमाम बड़े जो फैसले। इसके अलावा इंडिया अलायंस की क्या रणनीति आगे हो सकती है, कांग्रेस क्या करेगी, क्या खबर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने 2 अहम बातें कही हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ ये मैंडेट आया है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हम जीते, यानी जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, वहां कील काटे संगठन के दुरुस्त करने होंगे, समीक्षा करनी होगी। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार और हिमाचल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस का लोकसभा में नेता कौन होगा, इसके लिए शाम को 5:30 बजे संसदीय दल की बैठक होगी, जहां माना जा रहा है कि संसदीय दल यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर जो होता है उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। एक बार फिर उनको चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोकसभा के सांसद मांग करेंगे कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता बनाया जाए। अब ये फैसला सोनिया गांधी को करना है, वो तत्काल लेती हैं या बाद में इसका फैसला करती हैं, ये अभी तय नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग हो रही है। जैसा कि कुमार विक्रांत बता भी रहे थे, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं मणिकम टैगोर, सैयद नासिर हुसैन और जगदीश शर्मा की तरफ से क्या बयान आया? हम लोगों का कांग्रेस एमपीज का यही सोच है कि राहुल गांधी जी हमारा नेता है, ग्राउंड में लोगों का नेता है, जन नायक है राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी अभी ऑपोजिशन लीडर भी बनना चाहिए और राहुल गांधी जी फ्लोर लीडर भी बनना चाहिए। देखिए, प्रस्ताव अब CWC में क्या आएगा पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में प्रस्ताव आएगा। CPP मीटिंग में, क्योंकि नया लोकसभा है, 18th लोकसभा है, CPP नए तरीके से बनेगी, CPP चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट और CPP चेयरपर्सन मिलके, फिर वो लोग मिलके आने वाली टीम जो CPP की रहेगी, LOPs को अपॉइंट करना पड़ेगा, बहुत सारे पोजीशंस को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो फिर जब अपॉइंटमेंट कर लेंगे वो लोग। देखिए, मैं समझता हूं राहुल प्रियंका गांधी सेना के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर और विपक्ष नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष नेता बनाया। जो उसका कारण है, क्योंकि बहुत चर्चा होती है मोदी की गारंटी पर। महंगाई भी मोदी की गारंटी थी, बेरोजगारी भी मोदी की गारंटी थी, गरीब आदमी को हवाई जहाज में घुमाने की मोदी गारंटी थी। गारंटी की पोल राहुल गांधी दमदार तरीके से लोकसभा में खोल सकते हैं।
तो राहुल गांधी का नाम लगातार नेता विपक्ष को लेकर उठाया जा रहा है। तो राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग को लेकर कुछ और नेताओं के बयान भी आपको सुना देते हैं। तो मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, वो मजबूत विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा संसद में। पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता का आवाज है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना। ऑलरेडी जो है वो जनता में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कागजों पे क्या तय होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के बीच में विपक्ष तय होता है, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सारे मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने नेतृत्व लिया है और सदन वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पे जनता का विषय उठाया जाता है और जनता का विषय हमेशा, चाहे नीट के मामले में हो, चाहे स्टॉक मार्केट स्कैम के मामले में हो, राहुल गांधी जी ने उठाया है। और देखिए, जैसे बीजेपी को अयोध्या में उम्मीद से परे अयोध्या सीट पर हार मिली है, इसके बाद क्या हो रहा है आप देखिए। गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लखनऊ में लगे हैं अयोध्या सीट के पोस्टर। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर अयोध्या के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा गया है सबके अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। लखनऊ में अखिलेश ने सांसदों की बैठक भी बुलाई है। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी आप देखिए। इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर। आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर पूरा जो सपा कार्यालय है वो पोस्टरों से पटा पड़ा है, लेकिन इन सभी पोस्टरों के बीच में एक खास पोस्टर आपको नजर आ जाएगा। ये पोस्टर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है अयोध्या को लेकर और अखिलेश यादव को सभी का बताया गया है, साथ ही अयोध्या के जो सांसद, जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं अवधेश कुमार, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाला नतीजा था वो अयोध्या का था। अयोध्या में सपा के उम्मीदवार जो अवधेश कुमार है उनको वहाँ की जनता ने चुना था और जिस तरीके से अब सपा के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि अयोध्या के अवधेश कुमार को दिखाया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने उसको नकार दिया और उसके बाद सपा के उम्मीदवार को जिताया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। और देखिए, समाजवादी पार्टी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक, नवनिर्वाचित सांसदों के साथ 1:30 बजे ये बैठक होने वाली है। सभी 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव का मंथन होगा चुनाव के नतीजों पर। जीत के बाद समाजवादी पार्टी ऑफिस में सांसदों के साथ ये चर्चा 1:30 बजे होने वाली है और अखिलेश यादव खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सभी 37 जो सांसद हैं उनकी ये बैठक और जीत पर मंथन किया जाएगा जो लखनऊ में नतीजे निकल कर आए हैं समाजवादी पार्टी के। इधर लखनऊ में चुनाव नतीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस हुआ इस पर मंथन। मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक जारी है। जो खबर आ रही है, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। कल शपथ ग्रहण तक दिल्ली में है ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। जो जानकारी मिल रही इसलिए इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। मीटिंग में यूपी के बाकी हालांकि सभी मंत्री शामिल हैं। और चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की, जो 4 जून के सदमे से उबर चुका है। सेंसेक्स नए शिखर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद हुई तो 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति में 28 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। यह इसलिए अहम है क्योंकि 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में 6% की कमी देखी गई थी और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। स्वागत है भाई, स्वागत है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए थक जाना।
ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। पांच नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना है। To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. मीडिया के कैमरे दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल पर थे। नजर थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के पीएम उम्मीदवार होंगे, तो नई सरकार में उनका नजरिया गठबंधन के सहयोगियों को लेकर क्या होगा। लेकिन जैसे ही संसद हॉल से खबर आई कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पूरी स्थिरता से चलने वाली है। मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। स्थिरता के इसी संकेत ने सेंसेक्स को हौसला दिया और उसने बुलंदियां छूना शुरू कर दिया। लगे हाथ आरबीआई गवर्नर ने भी नई द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया। वित्तीय वर्ष 25 के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया। To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. केंद्र में स्थिर सरकार और आरबीआई की घोषणा के डबल डोज ने सेंसेक्स पर सकारात्मक असर डाला। घरेलू शेयर बाजार में शानदार रैली देखी गई। निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई। शुक्रवार को सेंसेक्स 2% की तेजी के साथ नए उच्च स्तर पर हुआ। निवेशकों की संपत्ति 3 दिन में 28 लाख करोड़ बढ़ी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1618.85 अंकों की बढ़त के साथ 76,693.36 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 468.75 अंक यानी 2.05% की तेजी के साथ 23,290.15 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी कारोबार के दौरान 2.18% के उछाल के साथ 23,320.20 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 18.50 अंक दूर रहा। दिन के कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1720.8 अंक यानी 2.29% की बढ़त के साथ 76,795.31 अंक के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। शेयर बाजार में आज अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ी। सेंसेक्स करीब 1619 पॉइंटों पर रहा। निफ्टी भी अपने पुराने लेवल्स के करीब, जो पहले के तेजी के लेवल थे 23,300 के आसपास रहा। बाजार को तकनीकी तौर से समझने वालों के लिए लेवल्स महत्वपूर्ण होते हैं। पर शेयर बाजार में ये सप्ताह बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा। ऐसे कम सप्ताह रहे होंगे जब शेयर बाजार में हमने इतने बड़े चेंजेस एक सप्ताह के भीतर देखे। और आज 2 बड़े ट्रिगर थे जिन ट्रिगर के कारण बाजार में रिकवरी दिखाई दी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नुकसान बाजार को एग्जिट पोल के फेस्को के दिन हुआ था, उसका एक बड़ा हिस्सा रिकवर होकर वापस लौट आया। इस तेजी का मतलब साफ है, बाजार का सरकार पर भरोसा पहले की तरह बरकरार है। 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद जो संदेश शुभा था वो खत्म हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 423.2 लाख करोड़ पहुंच चुका है। सियासत और अर्थ जगत से लेकर शेयर बाजार तक इस तमाम हलचल का असर ये हुआ कि सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियां हरे निशान में बंद हुई। सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा स्टील में देखी गई। आरबीआई की रेपो रेट की घोषणा से ब्याज दर को लेकर संवेदनशील बैंक, रियलिटी और ऑटो सेक्टर के अलावा आईटी शेयरों में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में देखी गई। ये 3.37% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो 2.56%,
निफ्टी मेटल 2.09%, निफ्टी रियलिटी 2.08% और निफ्टी बैंक 1.04% की बढ़त के साथ बंद हुआ। मार्केट की तेजी का अर्थ साफ है, बुरे दिन बीत गए और अब आने वाला समय अच्छे दिनों का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।